हाँ तो बच्चों, आज हम अप्रगामी तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। अप्रगामी तरंग किन्हीं दो तरंगों के अध्यारोपण होने से बनने वाली एक आकृति है। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में यदि बात करें तो यदि दो समान आयाम और समान आवर्ती की तरंगे विपरीत दिशा में एक ही रेखा के अनुदिश समान चाल से चलती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो इसके फलस्वरूप निर्मित तरंग को अप्रगामी तरंग, स्टैंडिंग वेव्स कहा जाता है। तो अप्रगामी तरंग के लिए जरूरी शर्तों की यदि मैं बात करूं तो समान आयाम, आवर्ती समान और चाल भी समान, तीनों चीजें समान होनी चाहिए। लेकिन तरंगे विपरीत दिशा में, एक यदि धनात्मक एक्स दिशा में जा रही है तो दूसरी ऋणात्मक एक्स दिशा में चले, अतः विपरीत दिशा में यदि अध्यारोपित हों तो इससे अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। इसे चित्र प्रतिरूप की सहायता से समझने के लिए हम यहां दो तरंगे मान लें जिनका आयाम स्मॉल ए माने, और एक तरंग जो है वो धनात्मक एक्स दिशा में इस तरफ और दूसरी ऋणात्मक एक्स दिशा में इस तरफ संचित हो रही है। ये दोनों तरंगे यूं संचित होती हुई अध्यारोपित होंगी। अध्यारोपण का मतलब है आपस में मिलना। तो ये दोनों तरंगे इस तरह से अध्यारोपित होंगी। अलग अलग समय पर उसकी वजह से क्या किस तरह की तरंग प्रतिरूप बनेगा या क्या घटना घटित होगी, इससे हम अप्रगामी तरंग को समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम ये मान लें कि इस रेखा के अनुदिश और दो तरंगे हैं, इस तरह से विपरीत दिशा में अध्यारोपित हो रही है। एक तरंग यहां से ये तरंग इस दिशा में संचित हो रही है, प्लस एक्स अक्ष दिशा में, और दूसरी तरंग जो है वो इस तरफ से माने, जितना आयाम मैंने इसका आयाम ये है स्मॉल ए माने, उतना ही आयाम उस तरंग का है, वो इस दिशा में आ रही है। तो दूसरी तरंग मैं इस तरफ से लूं, इसके लिए मैं मान लूं कि वो दूसरी तरंग यहां से संचित होना शुरू हो रही है, और जहां ये तरंग एक्स दिशा की ओर जा रही है वो तरंग ऋणात्मक एक्स दिशा की ओर आ रही है। तो दूसरी तरंग इस जगह से शुरू होके और ये आ रही है। दो तरंगे हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ संचित हो रही है, और इन तरंगों का इतने क्षेत्र में अतिव्यापन हो रहा है। इस अतिव्यापन क्षेत्र को हम अलग से मार्क कर लें। ये जो है ये अतिव्यापन क्षेत्र है। प्रारंभिक स्थिति ये है, दोनों तरंगों का आयाम स्मॉल ए मान है। प्रारंभिक स्थिति है तो ये t बराबर 0 समय पर हमें स्थिति दिखाई दे रही है। इस अवस्था में जहां ही तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है उसमें कणों का विस्थापन क्या होगा, इसके लिए हम किसी कण पर विचार करें। इस कण पर यदि हम विचार करें तो ये जो तरंग है, ये तरंग इस कण को धनात्मक विस्थापन दे रही है, जबकि दूसरी तरफ से आने वाली तरंग इसी कण को ऋणात्मक विस्थापन दे रही है। अतः इस कण का परिणामी विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होने की वजह से परिणामी शून्य हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से इस कण की यदि मैं बात करूं तो इस तरंग की वजह से जहां इस कण को धनात्मक विस्थापन प्राप्त हो रहा है, दूसरी तरंग की वजह से इसे भी ऋणात्मक विस्थापन प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हो कि पूरे अध्यारोपण क्षेत्र या अतिव्यापन क्षेत्र में सभी कणों को बराबर धनात्मक और ऋणात्मक विस्थापन प्राप्त हो रहे हैं। अतः सभी कणों का मैं ये कह सकता हूं कि परिणामी विस्थापन शून्य होगा। अतः इन दोनों तरंगों की वजह से परिणामी विस्थापन यदि शून्य के हिसाब से हम बात करें तो सभी कण इस स्थिति में होंगे, शून्य स्थिति में होंगे। लेकिन जैसे कि दोनों तरंगे संचित हो रही हैं, अतः कुछ समय के बाद ये तरंग प्रतिरूप, पहला तरंग जो है ये धनात्मक एक्स दिशा में, दूसरी तरंग ऋणात्मक एक्स दिशा में आगे बढ़ जाएगी। यदि इस तरंग की यहां से और यहां तक की बात करें तो ये एक कंपन है। इसका एक कंपन आगे बढ़ने में जो तरंग समय लेगी उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कैपिटल टी, बड़े टी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि मैं समय का मान ले लूं टी बराबर एक आवर्तकाल का चौथा हिस्सा, टी बराबर टी बटा 4, तो जहां पूरे आवर्तकाल कैपिटल टी में ये तरंग एक कंपन आगे खिसके की बजाय टी बटा 4 समय में ये तरंग अपने पूरे कंपन का चौथाई हिस्सा आगे खिसक जाएगी।
अतः में t बराबर t बटा 4 पर हम देखना चाह रहे हैं कि अब परिणामी तरंग किस प्रकार की बनेगी। तो ये तरंग जो t बराबर t 0 समय पर यहां है की बजाय इस समय पर ये तरंग कुछ आगे t बटा 4 कंपन का चौथा हिस्सा आगे खिसक जाएगी। अतः t बराबर t बटा 4 पर यह तरंग यहां की बजाय इतना आगे खिसक कर इस बिंदु के ठीक नीचे आ जाएगी। यहां मैं संचरण रेखा यदि लें अपने तो ये आ जाती है। अतः अब ये तरंग इस तरफ संचित हो रही है आवर्त काल के चौथे हिस्से पर, इस बिंदु की बजाय यहां से शुरू होगी और यहां से शुरू होके ये तरंग यदि मैं आगे बनाऊं तो ऐसा इस तरंग का प्रतिरूप आ जाएगा। साथ ही साथ सभी स्थितियां सही लेने के लिए मैं बीच बीच के जो हिस्से हैं इनको यूं मार्क कर लें अपने। ये हमने अतिव्यापन क्षेत्र के कुछ 4 हिस्से बना लिए ताकि हमारा तरंग का जो चित्र है वो कुछ सही बन जाए। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि t बटा 4 पर आगे आगे यहां से मैंने शुरू किया, अब ये तरंग इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो अब इस तरंग का प्रतिरूप कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। जहां इस स्थिति में ये तरंग इस बिंदु से शुरू होकर आगे बढ़ रही थी, अब ये तरंग इसकी बजाय ठीक इस बिंदु के नीचे है। बिल्कुल इसी प्रकार t बराबर t बटा 2 समय पर लें, 1/4 हिस्सा और आगे। तो 1/4 हिस्से और आगे के लिए हम इस तरंग को 1/4 और आगे खिसका देंगे। यानी मैं अगला चित्र यदि बनाऊं तो ये तरंग इस जगह की बजाय t बटा 4 और आगे यहां से शुरू करेंगे। यानी मैं इस तरंग को यहां से शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले t बराबर t बटा 4 पर इस तरंग को दिखाया। दूसरी तरंग की बात करें तो ये तरंग जहां इस बिंदु पर थी t बराबर 0 समय पर, t बराबर t बटा 4 समय पर यह तरंग इस बिंदु की बजाय यहां से आ जाएगी। अतः इसके ठीक नीचे मैं यहां आऊं और अब इस तरंग का प्रतिरूप जैसे कि ये बनाया था इस प्रकार से, पहले ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर यूं, बिल्कुल वही प्रतिरूप इस बिंदु से यहां से बनाऊं। तो इस बिंदु से यहां से ऊपर की ओर प्रतिरूप बनाते हुए ये दूसरा प्रतिरूप कुछ ही हो जाएगा। जहां ये दोनों तरंगें ऐसे थी t बराबर t बटा 4 पर, ये तरंग कुछ धनात्मक x दिशा में आगे और ये तरंग ऋणात्मक x दिशा में आगे यूं आगे बढ़ चुकी है। अतः इस प्रतिरूप को मैंने थोड़ा सा आगे खिसकाया, उसे थोड़ा सा आगे खिसकाया, जिसकी वजह से दोनों तरंगे इस स्थिति में आ चुकी है। अब यदि इस दोनों तरंगों की वजह से हम कणों के विस्थापन पर विचार करें तो यह कण या इस कण को इस पहली तरंग की वजह से कुछ धनात्मक विस्थापन a, दूसरी तरंग की वजह से भी धनात्मक विस्थापन a प्राप्त हो रहा है। अतः इस कण का परिणामी विस्थापन a प्लस a यानी 2a हो जाएगा। ये कण इस अवस्था में होगा। यदि इस कण की बात करें तो इस कण की वजह से जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस तरंग की वजह से इस कण का विस्थापन 0 है, दूसरी तरंग की वजह से इस कण का विस्थापन 0 है। अतः इस कण का विस्थापन 0 ही होगा। इस कण की यदि बात करें तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस तरंग की वजह से इस कण को -a विस्थापन मिल रहा है, दूसरी तरंग की वजह से -a विस्थापन मिल रहा है। अतः ये कण -2a विस्थापन की स्थिति में आ जाएगा। इस प्रकार यदि सभी कणों पर हम विचार करें, इस कण का परिणामी विस्थापन a 2a हो जाएगा, इस कण का परिणामी विस्थापन 0 ही रहेगा, इस कण का परिणामी विस्थापन -2a हो जाएगा। इन सभी बातों पर विचार करें तो इन दोनों का परिणामी विस्थापन लेकर यदि हम तरंग का प्रतिरूप बनाएं तो ये कण कुछ इस प्रकार की स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार जहां प्रथम चित्र यानी t बराबर 0 समय पर सभी कणों का परिणामी विस्थापन 0 है, प्रत्येक कण को धनात्मक, ऋणात्मक, बराबर और विपरीत दिशा में विस्थापन मिल रहे हैं।
की बजाय इस चित्र में हम देख सकते हैं t/t/4 समय पर आवर्तकाल के चौथे हिस्से समय पर कि अलग अलग कणों का विस्थापन अलग अलग है। इस कण का विस्थापन अधिकतम चल रहा है 2a, इस कण का विस्थापन भी अधिकतम है लेकिन ऋणात्मक है -2a। लेकिन इस कण की या इसकी या इनकी कणों की बात करूं तो ये शून्य स्थिति में चल रहे हैं। जैसे कि हम पहले मैं कह रहा था t/t/2 पर बात करें तो t/t/2 पर ये तरंग कुछ इधर और वो तरंग कुछ इधर और खिसक जाएगी। अतः इस तरंग को इस बिंदु की बजाय मैं यहां से शुरू करूं, यहां से शुरू करूं तो ये तरंग बिल्कुल इसी प्रतिरूप में आगे बढ़ाए तो यहां से शुरू होकर और ये तरंग कुछ यूं आगे चलेगी। पहले इस जगह से शुरू किया t/t/4 पर, फिर थोड़ा सा आगे, फिर t/t/4 और यानी t/4 प्लस t/2 समय पर ये कुछ और आगे। अतः ये तरंग यहां से शुरू होकर और कुछ इस प्रकार संचित हो रही है। दूसरी तरंग की बात करें तो जहां ये तरंग इस जगह शुरू हुई, फिर t/4 पर इस जगह से शुरू हुई और यहां से शुरू किया। अब t/2 समय पर ये तरंग फिर कुछ आगे बढ़ जाएगी, यानी इस बिंदु के नीचे यहां से शुरू करूं, इस जगह से शुरू करूं तो ये तरंग कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। इस प्रकार इस अतिव्यापन क्षेत्र में दोनों तरंगे कुछ इस प्रकार आ रही हैं। हम देख सकते हैं कि प्रत्येक कण को दोनों तरंगों की वजह से धनात्मक ऋणात्मक विस्थापन प्राप्त हो रहे। अतः सभी कणों का परिणामी विस्थापन फिर से 0 हो जाएगा, यानी सभी कण विरामावस्था में होंगे। यदि हम कुछ और समयवाद की बात करें t/3t/4 1/4, फिर 2 1/4 यानी आधा आवर्तकाल, अब 1/4 समय और लें यानी पूरे आवर्तकाल का 3/4 हिस्सा। अब तरंग प्रतिरूप कैसा होगा इसे समझने के लिए ये तरंग इस जगह से शुरू हुई, फिर थोड़ा आगे यहां से शुरू की, फिर थोड़ा आगे यहां से शुरू की, अब फिर इसे थोड़ा सा आगे यानी मैं इसकी वजह से यहां से शुरू करूं, यहां से तरंग शुरू करूं और फिर ये इस जगह आए, फिर ये तरंग प्रतिरूप बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरी तरंग जो इस तरफ संचित हो रही है, यहां से शुरू किया हमने ऊपर की ओर, फिर t/4 समय पर थोड़ा बाईं ओर लाके इस जगह से शुरू किया ऊपर की ओर, फिर थोड़ा बाईं ओर लाके इस जगह से शुरू किया। तो अब इस तरंग प्रतिरूप को यहां से शुरू करें, थोड़ा बाईं लाके और फिर ऊपर की ओर, तो ये तरंग प्रतिरूप भी हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब कणों के परिणामी विस्थापन पर विचार करें तो इस कण को इस पहली तरंग की वजह से धनात्मक और दूसरी तरंग की वजह से भी धनात्मक विस्थापन यदि हम आयाम a मान रहे हैं तो इस कण का परिणामी आयाम या विस्थापन 2a हो जाएगा। ये कण इस अवस्था में पहुंच जाएगा। यदि इस जगह इस कण की बात करें तो दोनों तरंगों की वजह से जैसे हम देख रहे हैं 0 विस्थापन हो रहा है, अतः इस कण का विस्थापन 0 ही होगा। इस कण के विस्थापन की बात करें तो दोनों तरंगों की वजह से माइनस विस्थापन आ रहा है, -a मैं कहूं तो -2a विस्थापन प्राप्त होगा। बिल्कुल इसका इस कण की बात करें 0 विस्थापन, इस कण की बात करूं फिर 2a विस्थापन, इसका 0 ये -2a। और यदि हम परिणामी प्रतिरूप बनाएं तो अब इन तरंगों के विस्थापन के इन कणों के विस्थापन के अनुसार परिणामी तरंग प्रतिरूप कुछ इस प्रकार का बनता है। इस प्रकार ये परिणामी तरंग है। और यदि t/3t/4 से 1/4 समय और लें यानी एक आवर्तकाल 3t/4 प्लस t/4 समय और ले लूं, यदि इसको हल करें तो ये t आ जाएगा 4t/4 लघुत्तम लेकर t समय। तो यदि मैं t समय पर बात करूं तो अब परिणामी प्रतिरूप बनाने के लिए ये तरंग फिर थोड़ा सा आगे यहां से शुरू करूं और इस प्रकार इसे बनाएं और उसे थोड़ा सा इस तरफ लें और वापस बनाएं। ये आ जाएगा। आप देख सकते हो कि सभी कणों का परिणामी सभी कणों का दोनों तरंगों की वजह से विस्थापन कुछ धनात्मक कुछ ऋणात्मक कुछ धनात्मक, अतः सभी कण पुनः 0 स्थिति में आ जाएंगे। अतः सभी कण इस अवस्था में होंगे।
अब यदि पांचों चित्रों को एक साथ समझे तो अलग अलग कणों का व्यवहार अलग अलग प्रकार का प्रदर्शित हो रहा है। यदि मैं सबसे पहले इस कण की बात करूं तो प्रथम चित्र में ये कण शून्य विस्थापन में है क्योंकि दोनों तरंगों की वजह से शून्य है। लेकिन दूसरी स्थिति में आके इस कण का विस्थापन शून्य नहीं, a माइनस 2a आ रहा है। इस स्थिति में फिर कण का विस्थापन शून्य है, लेकिन इस स्थिति में कण का विस्थापन प्लस 2a आ रहा है और फिर वापस शून्य आ रहा है। अतः इस जगह पर मौजूद कण कभी शून्य कभी अधिकतम विस्थापन 2a की स्थिति में होते हैं। अतः इस जगह जो कण है वो 2a आयाम के अनुसार ऊपर नीचे सरल आवर्त गति कर रहा है। यदि इस जगह वाले कण की बात करें तो प्रथम चित्र में इस कण का परिणामी विस्थापन शून्य है क्योंकि दोनों धनात्मक ऋणात्मक विस्थापन इसे मिल रहे हैं। दूसरे चित्र में इस कण का परिणामी विस्थापन शून्य है क्योंकि दोनों तरंगों की वजह से, इस तरंग की वजह से या उसकी वजह से इसका विस्थापन शून्य मिल रहा है। तीसरी स्थिति में फिर इस कण का विस्थापन शून्य है क्योंकि जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक विस्थापन है। इस प्रकार ये कण, इस बिंदु पर मौजूद कण सभी चित्रों में शून्य विस्थापन की स्थिति में ही है। यदि इस कण की बात करें तो ये कण इस चित्र में शून्य विस्थापन, यहां प्लस 2a विस्थापन, या फिर शून्य, या माइनस 2a, या फिर शून्य। अब आप पूरे प्रतिरूप पे यदि नजर डालो तो हम देख सकते हैं कि कुछ कण जैसे कि ये इस जगह पर मौजूद कण सभी चित्रों में शून्य स्थिति में ही है। इस प्रकार जब ये दोनों तरंगें अध्यारोपित होती है तो कुछ बिंदुओं पर मौजूद कण सदैव शून्य स्थिति में बने रहते हैं। इन कणों को नाम दे दिया जाता है निस्पंद। अतः जो कण सदैव शून्य रहें उन्हें निस्पंद कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नोड कहते हैं। अतः नोड से प्रतीक उठा लिया जाता है एन। पूरा शब्द यदि मैं कहूं नोड है। अतः ये जो बिंदु हैं ये नोड हैं। ये पहला नोड है, मैं N1 कहूं, ये दूसरा नोड N2, ये तीसरा नोड N3, ये चौथा नोड N4 है। लेकिन इसकी बजाय इस कणों की बात करें ये या ये, तो इस कण, ये जो जितने भी कण हैं ये अधिकतम विस्थापन से ऊपर नीचे सरल आवर्त गति कर रहे हैं। इस पहले चित्र में इसका विस्थापन 0 था या माइनस 2a, फिर 0, फिर प्लस 2a। अतः कुछ अध्यारोपण क्षेत्र में कुछ कण ऐसे हैं जिनका विस्थापन अधिकतम तक हमें प्राप्त हो रहा है या जो अधिकतम आयाम से एक सरल आवर्त गति कर रहे हैं। अतः दोनों तरंगों के अध्यारोपण क्षेत्र में वे कण जो अधिकतम आयाम 2a तक सरल आवर्त गति कर रहे हैं, इनको नाम दे दिया जाता है प्रस्पंद। अतः प्रस्पंद वे बिंदु हैं जो अधिकतम आयाम से सरल आवर्त गति कर सकते हैं। इसे अंग्रेजी में एंटी नोड कहा जाता है। एंटी नोड से ए प्रतीक ले लें तो ये जो बिंदु हमें नजर आ रहे हैं ये एंटी नोड है। ये प्रथम एंटी नोड है, इसे मैं A1 कहूं, ये दूसरा A2, ये तीसरा एंटी नोड A3 है, ये चौथा A4 है, ये A5 है। कुल मिलाकर इस प्रतिरूप से अप्रगामी तरंग की यदि प्रकृति समझें तो अप्रगामी तरंग की वजह से जब कभी भी दो विपरीत दिशाई तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो कुछ कण सदैव शून्य स्थिति में बने रहते हैं, उन बिंदुओं को निस्पंद कहा जाता है। कुछ कण अधिकतम आयाम से सरल आवर्त गति करते हैं, इन्हें प्रस्पंद कहा जाता है। शेष कण, यदि आप इनके बीच के कणों की बात करें तो ये कण यदि बीच का लूं तो ये इस स्थिति में तो शून्य स्थिति में है, धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन इस अवस्था में दोनों की वजह से कुछ ऋणात्मक विस्थापन इसे प्राप्त हो रहा है, अधिकतम भी नहीं है। अतः प्रस्पंद और निस्पंद के अलावा जो बाकी कण होते हैं वो न शून्य और न अधिकतम आयाम से सरल आवर्त गति करते रहते हैं। यदि इनके निस्पंद और प्रस्पंदों के बीच की दूरी बात करें या कुछ अन्य विशेषताएं तो इस प्रथम चित्र से स्पष्ट है कि किन्हीं भी दो लगातार प्रस्पंदों के बीच कोई निस्पंद मौजूद है, किन्हीं दो लगातार निस्पंदों के बीच कोई प्रस्पंद मौजूद है। अतः अप्रगामी तरंग में निस्पंद प्रस्पंद सतत रूप से एकांतर क्रम में बनते हैं। साथ ही साथ किन्हीं भी दो प्रस्पंदों के बीच की दूरी की यदि बात करें तो जैसे इस चित्र से स्पष्ट है, इन दोनों प्रस्पंदों, क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी आधी तरंग की दूरी या मैं कहूं तरंग दैर्ध्य के आधे के बराबर है। अतः दो क्रमागत प्रस्पंदों या निस्पंदों के बीच की दूरी आधी तरंग दैर्ध्य यानी λ/2 के बराबर होती है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूं, किन्हीं दो क्रमागत प्रस्पंदों या निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 के बराबर होती है। साथ ही साथ यदि क्रमागत प्रस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी की बात करें, इस दूरी की बात करें
तो ये तरंग का चौथा हिस्सा है, अतः ये जो दूरी है ये λ/4 के बराबर होती है। बाकी इस दूरी के लिए हम इसका गणितीय विश्लेषण करेंगे इसके बाद, और उस गणितीय विश्लेषण से भी हम प्रस्पंद और निस्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं।